हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एफएम क्लासरूम। आज हम ख़त्म करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 को। इस वीडियो में हम क्वेश्चन को बहुत इजीली समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कंपनी के पास कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम वर्ड को आप याद रखिएगा, मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन करूँगा इस इलस्ट्रेशन में, उस टाइम ये आपको समझ में आएगा। तो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है? 14% के डिबेंचर, 11% के प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स भी हैं कंपनी के पास। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या कैलकुलेट करने सीखा था? हमने कैलकुलेट करने सीखा था कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, उसे भी हम काम में लेंगे और इससे कैलकुलेट करेंगे ये तीनों चीज़। अब फर्दर, कंपनी शेयर हैज़ अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.6। ये हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। हमारा यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये D1 की बात कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। अगर इस ईयर मिलता तो ये D0 होता। आगे बढ़ते हैं। क्या है डिविडेंड? डिविडेंड इज 50% ऑफ ईयर ऑफ 2022 EPS। हमारा डिविडेंड कितना है? हमारा 2022 में जो भी हमारा EPS था, अर्निंग पर शेयर, उसका 50% इज द डिविडेंड। तो भाई 2022 में हमारा 2.36 डिविडेंड था, सॉरी EPS था। इसका 50% इज इक्वल टू 1.18। ये हमारा क्या होने वाला है? ये हमारा D1 होने वाला है। आगे चलते हैं। अब द कंपनी हैज़ इशूड न्यू डिबेंचर्स। कंपनी ने नया डिबेंचर इशू किया जिसका इंटरेस्ट रेट क्या था? 16%। और करेंट मार्केट प्राइस क्या था? 96। ये भी हमें हेल्प करेगा कॉस्ट ऑफ डेट निकालने में। हाँ, ये याद रखिएगा, ये न्यू डिबेंचर्स है। ऑलरेडी जो कंपनी के पास वो पहले से है, ये न्यू डिबेंचर्स है। अब आगे प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 9.2। ओके, एनुअल डिविडेंड क्या है प्रेफरेंस शेयर का? 1.1। ये इशू किया गया है न्यू। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। एक लास्ट चीज़ है, कंपनी इज इन 50% ऑफ टैक्स ब्रैकेट। 50% का टैक्स कंपनी लगाती है, सॉरी कंपनी पे लगता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना भाई? इसमें हमें 4 चीज़ कैलकुलेट करना है। वैसे थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन ईजी है बहुत। तो सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब मार्जिनल कॉस्ट में आपको ये पढ़ाऊंगा, इसमें एक्सप्लेन करूंगा मार्जिनल कॉस्ट क्या है। सबसे पहले बहुत ईजी, पिछले कुछ सारे क्वेश्चंस में हम पढ़ते आए हैं। हमें कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, जो न्यू डेट यानी कि ये वाली, ये जो यहाँ पर डेट इशू हुई है, न्यू प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे, और न्यू इक्विटी। ठीक है, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज फ्रॉम रिटेन अर्निंग। अब इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो भी न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, ये मान के चलना है कि ये जो न्यू इक्विटी है वो रिटेन अर्निंग से इशू किया जा रहा है, ना कि नया। मतलब कि न्यू इक्विटी इशू नहीं हो रहा है, जो रिटेन अर्निंग है, जो कंपनी के पास फंड पड़ा हुआ है 50%, ये वाली, क्योंकि 50% तो डिविडेंड दे दिया जा रहा है और 50% कंपनी रिटेन कर ले रही है। ओके, तो जो रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है, इसी का कॉस्ट उसे पता करना है। तो एक एक करके पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। हमने कॉस्ट ऑफ डेट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या था? मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। अगर हमें इशू कॉस्ट गिवन है और फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, तो इशू कॉस्ट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज नेट प्रोसीड्स। बट और अदर वे में मैं आपने बताया था आपको कि मार्केट प्राइस भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर इशू कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं गिवन है तो। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्या है हमारा? इंटरेस्ट होगा हमारा 16, 1 माइनस टैक्स कितना है? टैक्स रेट 50% है, और नेट प्रोसीड्स हमारा 96 है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगा? विच गिव्स अस 8.33%। तो हमें सबसे पहले हमने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। अब हमें एक के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हमारा फॉर्मूला क्या था? जो भी हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है उसे हम डिवाइड कर देंगे प्राइस से, जो भी इसका प्राइस होगा, मार्केट प्राइस। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या गिवन है क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया था, 9.2 का इसका प्राइस है और डिविडेंड कितना है? 1.1। तो वेरी इजी, 1.1 डिवाइडेड बाई 9.2,
दिस गिव्स अस 0.11956। अगर परसेंटेज टर्म्स में हम देखेंगे तो ये 11.96% होगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन में इसे राउंड ऑफ कर दिया गया है 12% पर, इसीलिए हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन 11.96% भी आपका सही है। ये 12% में हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे 8.33 हमारा आंसर होगा। अब हम निकालते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है हमारा, D1 बाई प्राइस जो भी इक्विटी का होगा प्लस ग्रोथ। D1 हमें साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है। सी डिविडेंड क्या है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड हमारा क्या हुआ है, D1 इज 50% ऑफ 2022 का EPS जो कि है 1.18 और इसका प्राइस क्या है 23.6। अब इस क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं गिवन है, ग्रोथ हमें कैलकुलेट करना होगा। सी हम ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 2013 और 2014 की EPS को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए हम ये कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा EPS ऑफ 2014 माइनस EPS ऑफ 2013 डिवाइडेड बाई EPS ऑफ 2013। ये सिंपली हम बस देख रहे हैं कितना ग्रोथ हो रहा है। तो हमारे पास 2014 में 1.1 EPS था और 2013 में 1 था, तो हमारा ग्रोथ कितना हुआ, ये ग्रोथ होगा 10% का। तो ये जी आपको जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हो जाएगा 1.18 डिवाइडेड बाई 23.6 प्लस ग्रोथ। ग्रोथ हमारा क्या था 10%, विच गिव्स अस 0.15 विच इज़ इक्वल टू 15%। सी हमें इस क्वेश्चन में सिंपली ये मिल चुका है अब तक कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट क्या है 8.33%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%। ये तीन चीज़ हमें मिल गया, हमने ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। इसका मतलब क्या है, सी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, अब कंपनी के पास एक स्ट्रक्चर है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब कंपनी अगर 100 रुपये भी कहीं से अरेंज कर रही है तो डिबेंचर के थ्रू मान लीजिए कुछ इशू कर रही है, कुछ प्रेफरेंस शेयर के थ्रू इशू कर रही है और कुछ इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा वो कंपनी में ला रही है। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कंपनी को कुछ पैसा चाहिए, मान लीजिए वो 100 रुपये चाहिए कंपनी को। अगर यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर कंपनी के लिए बहुत ऑप्टिमम है, इसमें लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी को लगता है। अगर आप यहाँ पे वेट देखेंगे कि डिबेंचर का क्या वेट है, तो डिबेंचर इज़ यहाँ पर 15% ऑफ द स्ट्रक्चर, ये 5% है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इज़ 80%। यानी जब कंपनी बाहर से कहीं भी अगर 100 रुपये भी इशू करेगी तो इसका 15% हमेशा डेट होगा, इसका 5% हमेशा प्रेफरेंस शेयर होगा और इसका 80% हमेशा इक्विटी शेयर होगा। इसी रेशियो में कंपनी इशू करना चाहेगी, तभी ये रेशियो मेंटेन हो पाएगा कंपनी का, जिसका मतलब ये तभी ये ऑप्टिमम स्ट्रक्चर कंसिडर कर पाएगी कंपनी। अब अगर कंपनी को और भी कैपिटल इशू करना होगा, नया कैपिटल इशू करना होगा, तो कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। मान लीजिए अभी अगर 14% डिबेंचर है तो कंपनी 16% पे भी इशू कर रही है, अब कंपनी को कभी 80% पे भी 18% पे भी इशू करना पड़ सकता है, 11% प्रेफरेंस शेयर कभी भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सब चेंज होता है। अगर कंपनी एक स्ट्रक्चर रहते हुए, एक कैपिटल रहते हुए और एक दूसरा कैपिटल इशू कर लेती है, ठीक है, तो जो भी नए कैपिटल का जो कॉस्ट होगा ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी कंपनी एक्स्ट्रा इशू कर रही है अदर देन जो उसके पास है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत इजी वे में मैं बताया है, फर्दर मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा जब सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। सी अभी क्या है, क्वेश्चन सिंपली क्या पूछ रहा है कि नो न्यू शेयर्स आर इशूड। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने कोई नया पैसा इशू नहीं किया, कंपनी ने कोई शेयर इशू नहीं किया, मतलब कंपनी के पास कोई पैसा आया नहीं है। कंपनी अगर शेयर इशू करेगी तभी उसके पास पैसा आएगा। नो न्यू शेयर मतलब कि नो नया पैसा। अब नो नया पैसा का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी हमने ये कॉस्ट निकाला, ये तीनों हमें इसे ही कंसिडर करना पड़ेगा। सी अगर आप एक बात समझे तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम होता है जब नो न्यू शेयर्स आर इशूड, ठीक है। जब नया शेयर इशू हो जाता है तो न्यू WACC आ जाता है नए शेयर का कॉस्ट पे, और उसे ही हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं।
इस क्वेश्चन के डी पार्ट में आप वही देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं जब नो न्यू शेयर्स आर इशूड। तो बी पार्ट अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे पहले डिबेंचर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स और तीसरा है इक्विटी। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमने निकाला था 8.33%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने निकाला था 12% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी था हमारा 15%। अब इसका वेटेज क्या था, ये जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी के पास, इसका वेटेज क्या है, वेटेज तो मैंने आपको ऐसे निकाल के दिखा दिया। तो यही वेटेज है इस क्वेश्चन में भी, 15%, 5% एंड 80%। तो इसका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, क्या करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2495, 0.6 और ये 12, टोटल क्या है 13.8495 विच इज़ इक्वल टू 13.85%। ये यहाँ तक पार्ट बी का आंसर ये है 13.85%। हमारा पार्ट ए का आंसर क्या है, ये 3। अभी हमने क्या निकाला, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ है। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी का क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है, आप ऐसा अमाउंट डिटरमाइन करना है जो हमें स्पेंड करना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, अज्यूमिंग दैट द रिटेन अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2022। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है अब कंपनी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो कंपनी है एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, एक घर बनाना चाहती है, यानी कोई भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, ठीक है, लेकिन ये उतना ही पैसा यूज़ करना चाहती है जितना इस कंपनी के पास ऑलरेडी है, ये नया शेयर इशू नहीं करना चाहती। क्या लिखा है यहाँ पे, बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, क्या स्पेंड कर सकती है कंपनी, मतलब कंपनी को पैसा स्पेंड करना है और उसे नया इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कंपनी के पैकेट में जितना रुपीज़ है उसे उतना ही खर्चा करना है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या बोल रहा है कि हमें क्या अज्यूम करना है कि रिटेन अर्निंग जो है, जो नेक्स्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट इज़ 50% ऑफ 2022। अब 2022 का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा 50% ऑफ 2022 हमारा रिटेन अर्निंग होने वाला है। हमारा 2022 का ईपीएस क्या है भाई, 2.36, इसका मतलब इसका 50% क्या होगा, 1.18। अब देखिए, रिटेन अर्निंग हमेशा शेयर होल्डर का होता है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 1.18 रुपीज़ बांट दिया। अब कंपनी के पास बचा कितना है, 1.18 रुपीज़। तो और कितना शेयर्स है, 10,000 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी के पास रिटेन अर्निंग कितना है, रिटेन अर्निंग कंपनी के पास है 10,000 शेयर्स इंटू ₹1.18। इसका मतलब 11,800 रुपये का रिटेन अर्निंग कंपनी के पास मौजूद है, ये मौजूद है। अब कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। कंपनी जब पैसा इशू करती है, जब मार्केट से लेती है, तो इक्विटी 80% होता है हमेशा। अब इक्विटी में नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो इक्विटी है इसी में रिटेन अर्निंग का भी वैल्यू इंक्लूडेड रहता है। ये जो कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है उसमें रिटेन अर्निंग मौजूद रहता है, तो ये हमेशा 80% होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, मान लीजिए कंपनी, मैं पहले ही बोला था कि कंपनी 100 रुपये एक्सपेंस कर रही है, तो इसका 80% वो रिटेन अर्निंग से करेगी, 5% प्रेफरेंस शेयर से करेगी और 15% डेट से करेगी। यानी ये जो 11,800 है, कंपनी 80% एक्सपेंस करेगी, तब जाके ये 11,800 एक्सपेंस होगा। तो कंपनी को कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कंपनी कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है, मतलब 11,800 80% के बराबर है, ठीक है। तो 100% कितना होगा, तो उसके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर बिफोर इशूइंग न्यू शेयर्स क्या होने वाला है,
11,800 इज 80%, विच इज इक्वल टू 14,750 रुपीज़। कंपनी 14,750 रुपये एक्सपेंस करेगी, तब जाके इसका 80% जो होगा वो 11,800 होगा, जो कि कंपनी के पास मौजूद है रिटेन अर्निंग के तौर पे। तब जाके वो एक 14,750 रुपया एक्सपेंस कर सकती है विदाउट इशूइंग न्यू शेयर। इससे ज़्यादा इशू वो नहीं कर पाएगी विदाउट इशूइंग न्यू शेयर। ठीक है, तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि 14,750 रुपये हमें बताना था कि कंपनी कितना एक्सपेंडिचर कर पाएगी बिफोर इशूइंग न्यू शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं डी की तरफ। हमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में। सी, डिटरमाइन द अमाउंट, हमने अमाउंट डिटरमाइन करके बता दिया। अब हमें क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी। हमें क्या एज्यूम करना है, हमें एज्यूम करना है कि न्यू इक्विटीज इशूड एट 20 पर शेयर। तो चलिए इसे भी हम फाइंड करते हैं। न्यू इक्विटी किस पे इशू हुआ है, 20% पर शेयर पे। अब कंपनी हमेशा, मैंने बताया कि ऑप्टिमम जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें इसी रेशियो में कंपनी अमाउंट इसी रेशियो में इशू करना चाहेगी जिस रेशियो में ये ऑप्टिमम है, यानी इसी रेशियो में। लेकिन कॉस्ट चेंज हो सकता है। अब इक्विटी शेयर का हमें कॉस्ट ऑफ नया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस चेंज हो चुका है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा नया क्या होगा, जो भी डिविडेंड था 1.18 डिवाइडेड बाई प्राइस। क्या प्राइस था, 20 के प्राइस पे इशू हो रहा है, और हमारा ग्रोथ रेट क्या था, 10% जो हमने निकाला था। इसका आंसर होगा 15.9%। तो हमें नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया, क्योंकि हमने नया अमाउंट इशू किया, ज़्यादा अमाउंट इशू किया, तो हमें हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, ये जो हमने निकाला था पार्ट बी में, हमारा डिवेंचर का तो कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, हमारा प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, बट हमारा इक्विटी शेयर का कॉस्ट तो चेंज हो चुका है। हाँ, वेट नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये ऑप्टिमम रेशियो है, इसी रेशियो में कंपनी अमाउंट इशू करेगी। तो ये सेम टेबल बनेगा, बट यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा। तो हम अब पार्ट डी बनाते हैं। हमें क्या करना है, सेम हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, बस ये इक्विटी वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। ये इक्विटी वो इक्विटी हो जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया था 15.9% का। तो इसके वजह से हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.72%। और तो हमारा एंड आंसर क्या होगा, इट विल बी 14.5695, जो कि 14.57% हो जाएगा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 14.57% हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आई होप ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बस ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने एक्स्ट्रा, जब हमने अमाउंट मार्केट इशू किया तो ऑब्वियसली वो महंगा पड़ेगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13.85% था। अब हमने ज़्यादा अमाउंट इशू कर लिया। अब ज़्यादा अमाउंट इशू करने की वजह से हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन भी ख़त्म होता है इस चैप्टर का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।